काफ़ी लोगों को चुनाव के बाद लगा होगा, बहुत से लोग लिख भी रहे हैं कि तेज बहादुर मैदान छोड़ गया। तो उन गद्दारों के लिए मेरी चेतावनी है, मैदान नहीं छोड़ रहा हूँ, लास्ट दम तक लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई विचारों की है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। और विचारों की लड़ाई जिंदा लोग लड़ते हैं, मुर्दे नहीं लड़ते। जो आज जो चल रहा है लहर, जिसको कहते हैं बहाव, बहाव के अंदर, लहर के अंदर मुर्दे बहते हैं, जिंदे लोग नहीं बहते। और जो लोग जिंदे हैं वो लोग संघर्ष करते हैं, ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। और इंसानियत का फर्ज है कि वो संघर्ष अपने जीवन में करता रहे। जीवन एक संघर्ष है। और इसको वंदे मातरम भाई जी। और कैसे हो संपत लाल भाई, राजीव दीक्षित के जितने भी मेरे जितने समर्थक हैं, सभी भाइयों को वंदे मातरम। सभी भाइयों को जय हिंद। भाई किसी कारण वजह से कट जाता है बीच बीच में, आज समय है, काफ़ी बातचीत करेंगे और बीच बीच में जो आपके पढ़ता रहूँगा। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियां मुबारकबाद दे रही हैं प्रधानमंत्री को। जो विपक्ष में जितनी पार्टियां, सभी ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, बधाई दे रही हैं, बधाई दे रही हैं। सबसे पहले तो उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं, क्या यह चुनाव निष्पक्ष था जिस चीज की तुम बधाई दे रहे हो? ठीक है, हार जीत मैं मानता हूं, हार जीत दो लड़ेंगे तो हार जीत तो निश्चित है, एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन क्या यह लड़ाई निष्पक्ष थी? विचारों की जो लड़ाई थी निष्पक्ष थी? विशाल सिंगर भाई, आपसे बहुत मन कर रहा है। भाई साहब बिल्कुल मुलाकात होगी, फिलहाल तो मैं कुछ दिन रेवाड़ी में ही रहूँगा। तो मैं बात कर रहा था लड़ाई विचारों की। भाई सुरेश भाई थोड़ा बाद में कॉल करें। सबसे बड़ी चीज है, अगर यदि मोदी जी, मैं सीधा चैलेंज करके कह रहा हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को हर आदमी, जितने भी आदमी, अभी 300 लोग हैं तो शेयर जरूर करते रहे। 300 लोग लाइव देख रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि शेयर जरूर करते रहे, ताकि हर आदमी के पास पहुंचे, मोदी तक भी पहुंचे ये बात। वैसे तो पहुंचा देते हैं मेरी बात। मोदी जी को आज भी मेरा चैलेंज है कि आप सांसद ही छोड़ दीजिए, आप प्रधानी का चुनाव हिंदुस्तान के किसी भी चौड़े में एक जवान के सामने लड़के दिखा दीजिए और आप जीत के दिखा दीजिए। मेरा चैलेंज है, मैं आपके गुलामी करूंगा जितनी बार। आज भी मेरा चैलेंज है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जब मैंने नामांकन किया क्या हुआ। अरे अमित शाह और योगी, जो कि अपने आप को चाणक्य बोलता है अमित शाह, और योगी जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता मुख्यमंत्री का, एक छोटे से गरीब किसान के सिपाही से डर गए और बनारस पहुंच जाते हैं रात को 2 बजे BHU के अंदर और प्लानिंग करते अधिकारियों के साथ। मैं अपने आप को उसी दिन जीता हुआ मान गया आपके सभी के आशीर्वाद से कि एक छोटे से इंसान ने इनकी सारी जड़ें हिला दी थी। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी सोशल मीडिया पे जो मेरे भाई हैं, जो एक मुझे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन सबका धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उनको देता हूं जो मुझे गालियां लिखते हैं, क्योंकि आप मुझे गालियां लिखते हो उसकी मुझे एनर्जी मिलती है। बाई चांस अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ, वो आप मुझे लिखते हो, उस गलती को मैं दोबारा नहीं होने देता हूँ, मैं उसमें सुधार करता हूँ। तो गाली देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर कितने भड़वे हैं, उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं आराम से। इतिहास के अंदर सत्ता में चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, अगर यदि संघर्ष करना है तो जो सत्ता में बैठा है उसका विरोध कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले विरोध नहीं किया। मेरे का पीछे का इतिहास उठा के देखें तो BSF ने बताया था, कांग्रेस के जमाने में भी अगर यदि घोर विरोधी था, सबसे पहला विरोधी कांग्रेस का मैं था। जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी का सबसे विरोधी मैं हूँ, आगे कोई और भी सत्ता में आएगा उसका विरोधी मैं हूँगा,
क्योंकि सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछा जाता है, ना कि विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को हमने नकार दिया, उससे क्या सवाल पूछेंगे और वो क्या कर सकता है। बीच में एक नाम ले देता हूँ आज मैं साफ तौर पे, आज तक मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता इसका मतलब मैं चुप हूँ। इंदिरा सुभाष जो कि एसएसबी के जवान से रिटायर हैं, जो नाम लेते हैं जवानों का और पैसा खाते हैं जवानों का, चंदा लेते हैं जवानों का, उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसमें उन्होंने मेरा फोटो लगाया। मैंने विरोध कर दिया कि जब मैं संस्था में कोई पद पे नहीं हूँ कुछ भी, तो आप मेरा फोटो क्यों लगा रहे हो। जब उनकी इनकम बंद हो गई उनको मिर्ची लगी। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के पंकज शर्मा जो इनके चहेते साथी है, दलाल है, एक दलाल है, उन्होंने किस प्रकार से मेरे वीडियो स्टिंग किया और किया, क्या हुआ उससे। देश सब सच्चाई जानता है, सब हर कोई सच्चाई जानता है कि आपने किस प्रकार से किया। लेकिन क्या मिला, जो मैं जवानों की लड़ाई लड़ रहा था उसमें आपने चंद पैसों के लिए, इंदिरा सुभाष और जो पंकज शर्मा है, चंद पैसों के लिए आपने अपना जमीर बेचा, सिर्फ चंद पैसों के लिए और कुछ नहीं है। अगर तो हिम्मत है तो आज आमने सामने बैठ जाइए, मेरे 2 मिनट बैठ के दिखाइए। मैंने स्टेज के ऊपर से भी, ठीक है आज मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, महागठबंधन से जुड़ा हूँ, लेकिन महागठबंधन के तीनों स्टेज से जहाँ मेरा प्रभाव, आप भाषण सुन लीजिए, मैंने मोदी जी से वहाँ पर भी 3 सवाल किए थे, अब भी वही 3 सवाल करता हूँ कि आप सैनिकों के, शहीदों के नाम पे वोट मांगता हो। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता शहीद किसे कहा जाता है। जब जिस आदमी को संविधान ने शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो मूर्ख उनके शहीद कैसे कह सकता है। तो ऐसे धुर्त और मूर्ख तो हमारे देश के अंदर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनका विरोध क्यों नहीं करूँ। उन्हें यही नहीं पता कि ये शहीद नहीं है, मारे गए हैं। मैंने सवाल उठाया था, मैं आपको वोट करूंगा और करवाऊंगा, पहले उनको शहीद का दर्जा दीजिए। अरे 1 घंटे के लिए कोई अगर शपथ लेके मंत्री बन गया, आजीवन पेंशन मिलती है उसे। और एक कर्मचारी, एक पैरामिलिट्री का जो तुम्हारी सुरक्षा करता है, जो दिन रात तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, वो 58 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन तक नहीं है, तो मैं क्यों आपको वोट करूँ, मैं क्यों ना आपका विरोध करूँ। तमाम ऐसी सुविधाएं आपने क्या दिया। पुलवामा जैसे हमला हुआ, उसके बाद आपने क्या प्लानिंग किया कि आगे हमला नहीं होगा, उसका जवाब आप दे सकते हैं। आपने सिर्फ वोट मांगा मोदी जी, वोट, ना कि आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ आगे हमले नहीं होंगे। ये सच है। जब तक सही मुद्दों पे आप नहीं आओगे, मैं आपका विरोध करूंगा और करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं करता रहूंगा। तुमने खूब मुझे धमकियां दी, आपके कितने डेलीकेट आप कर दी, आप इतने ही बहादुर थे, दिलेर थे। बीजेपी वालों से कह रहा हूं मैं स्पष्ट तौर पे, आज इतने ही बहादुर और दिलेर थे तो क्यों बनारस में आपके डेलीगेटेड भेजते थे, क्यों आपके मंत्रियों को भेज रहे थे मेरे पास कि आ जाइए हम आपको मंत्री पद तक देंगे। अरे मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री पद अगर मुझे चाहता तो मैं हिंदुस्तान के किसी और कोने से चुनाव लड़के भी संसद जा सकता, लेकिन नहीं। आपके धुरत को मैंने आईना दिखाने के लिए मैंने बनारस चुना और उसको मैंने आईना दिखाया और एक सिपाही से वो हार गया। और आप ये मत समझिए कि पूरा देश आपको मुबारक देगा, हर कोई मुबारक देगा, लेकिन ये तेज बहादुर आपको मुबारकबाद नहीं देगा। मैं आपको अपना प्रधानमंत्री ही नहीं मानता, क्योंकि आपने धोखे से मेरा चुनाव रद्द करवाया। आप मेरे से चुनाव लड़के जीत के आते, मैं आपका सम्मान करता और मैं आपका मानता कि आप प्रधानमंत्री। मैं नहीं मानता कि आप मेरे प्रधानमंत्री हो। चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप मेरे प्रधानमंत्री हो, क्योंकि जिस धोखाधड़ी से आपने मेरा पर्चा रद्द करवा के और जाली तरीके से आपने चुनाव लड़ा, मैं कैसे मान लूं। और ऐसा नहीं है मैं चुप बैठूंगा। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं। दूसरा, विपक्षी पार्टियां जो चिल्ला रही है ईवीएम में हेराफेरी, ईवीएम, मेरा उनसे अनुरोध है, आप छोड़ दीजिए सत्ता को, मत जाइए संसद में, देखते हैं कैसे सरकार चलाएंगे। लेकिन नहीं, आप भी आदत पड़ गई एसी में बैठने। विपक्षियों से कह रहा हूँ मैं, आप ऐसा नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक किसान का, मजदूर का बेटा संसद में नहीं जलेगा, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। भाई कह रहे राजनीति में नहीं आना था। भैया और रास्ता क्या है, आप मुझे बताइए। सारे, अरे पिछले 5 साल में 4 बार सांसदों की इन्होंने तनख्वाह बढ़ा ली अपनी मर्जी से, लेकिन उनके बारे में सोचा तो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में किसी ने समझा? पुंकित राणा भाई कह रहे हो आप, सही बात है, इमेज खराब वाली बात नहीं है पुंकित भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल आप जो बार बार कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूं कि ये संसद में बैठ के अपनी तनख्वाह 4 बार बढ़ा लेते हैं और जो देश की सुरक्षा कर रहा है उसको शहीद का दर्जा तक नहीं देता, और आप कहते हो मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था। मैं इनसे सवाल पूछने के लिए राजनीति में आया, मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं छोड़ दूंगा राजनीति।
चला जाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा राजनीति। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए। आपकी अगर इतनी बीजेपी में चलती है तो आप उनसे सवाल पूछ लीजिए कि तेज बहादुर ये सवाल पूछ रहा है, आप उन सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं है इनकी औकात कि ये सवाल का जवाब दे दे, ये धमकी देना जानते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि मैंने 21 साल फौज के बॉर्डर के ऊपर नौकरी की है, उनसे नहीं डरा तो अरे हराम खोरो, तुम्हारे से डरूंगा मैं? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे डरूंगा? मैं नहीं डरने वाला तुमसे। अब देखते जाइए, फिर 5 साल आपके खिलाफ लड़ूंगा। मैंने पहले कहा, जो इस तरह के कमेंट करते हैं उनसे अच्छा है, तुम्हारी मानसिकता मुझे पता लगती है। तुम वही लोग हो, कौन लोगों को पता है जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि मुझसे बखूबी कौन जानता है, मेरे दादाजी 91 में एक्सपायर हुए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, मुझे सब बताते थे। मुझे याद है कि ये वही लोग हैं जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये अपनी बहन बेटियां अंग्रेजों के पास भेज भेज के और पैसा लूट रहे थे। ये लोग, ये वही लोग हैं आज भी, ये वही लोग हैं, वही खून है। ये समय लगेगा, इस खून को नष्ट होने में समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप पहचान लिए, इसी फेसबुक और सोशल मीडिया पे उनकी भी माँ है, उनकी भी बहन है जो सोशल मीडिया आज चला रही है। आज हर वक्त ही सोशल मीडिया चलाता है और वो माँ बहन की गालियाँ लिखते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि उनकी माँ बहनों के साथ क्या होता होगा। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ बहनों को भी इन मंत्रियों के पास भेजते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर ये नहीं भेजते तो मेरे सामने आके बैठ के बातचीत करिए 2 मिनट आप। तो सोशल मीडिया पर याद रखिए, कभी भी भद्दी कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बीवी भी है, इसी सोशल मीडिया आपका बच्चा भी जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे जो आदमी इस तरह की गाली गलौज और गंदा कमेंट्स, आप पहचान लीजिए सीधे तौर पर इसका डीएनए जो है अंग्रेजों का है। सीधे तौर पे डीएनए अंग्रेजों का, चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसका डीएनए टेस्ट करा लो, सामने आके अंग्रेज का मिलेगा साला, पक्का अंग्रेज का खून है वो। नहीं है तो बता दीजिए आप। ये सच है, क्योंकि इसी से पता लगता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं हूँ सिस्टम का विरोधी। 70 साल आप चिल्लाते हो देश को आज़ाद हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन मिला क्या? क्या मिला? गरीबी कम हुई? नहीं हुई, बढ़ी। बेरोजगारी कम हुई? नहीं हुई, बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ना तो कांग्रेस ने कभी सोचा, ना बीजेपी ने कभी सोचा। ये नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ लिख के आगे चले जाए, इसलिए जितना एफडीआई के ऊपर जोर डाला जा रहा है बीजेपी का, कारण सिर्फ यही है। इनकी मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता क्या है कि पब्लिक के पास पैसा ना रहे, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि, क्योंकि जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तभी तो हम इनके झंडे डंडे उठाएंगे, वरना क्यों उठाएंगे हम इनके? तभी तो उठाए। इनको पता है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी में, दोनों को विरोध करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं दोनों को विरोध, मैं दोनों एक जैसी है, चाचा भतीजा है दोनों, एक चोर है तो एक महाचोर है, दोनों। ये ध्यान दीजिए आप। अब हमें अपने तरीके से उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एक संगठन बना के लड़ना पड़ेगा, संगठन के माध्यम से लड़ना पड़ेगा। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि जिस प्रकार से आज तक साथ मेरा दिया, मैं चाहूँगा ये नहीं है कि आप मेरे साथ खड़े हों लाठी खाए डंडे का, क्योंकि बहुत से लोग की घर परिवार की मजबूरी है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनको भी पालना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी ये नहीं कहता कि आप लाठी डाल, आपके सोशल मीडिया से एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे सबसे ज़्यादा बल देता है। जिस प्रकार से आप मेरा हौसला बढ़ाते हो, मुझे उससे बल मिलता है कि मेरे साथ में मेरे इतने भाई खड़े हैं, मेरे इतने चाचा ताऊ पूर्वज मेरे साथ में खड़े हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, आप बनारस जा रहे हो, आपको 5 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? उन लोगों से अब सवाल पूछता हूँ, अब पूछता हूँ उनसे, क्या हुआ? क्यों भाग गया आपका? अरे क्यों भाग गया आपका मोदी जी? क्यों डर गया एक सिपाही से? आज भी कह रहा हूँ, अरे मोदी जी तू कहते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ताकत है तो सामने आके लड़के दिखा। अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, तू सांसद की तो बात छोड़ दो मोदी जी, आप मेरे सामने पूरे हिंदुस्तान के, आपके गढ़ में गुजरात में चल के एक प्रधानी का चुनाव निष्पक्ष लड़के दिखा दीजिए, आपको हरा के दिखाऊंगा। मेरा सीधा सीधा चैलेंज है। आप कुछ भी बन जाएं, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन जब तक मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दोगे, मैं आपका पीछा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चित है।
जब तक जिंदा हूँ, और लेकिन ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। साथियों, याद रखें, बहुत से लोग मुझे कहते हैं सुरक्षा ले लो। मैं ये कहता हूँ, जिस दिन मौत आएगी उस दिन चाहे हज़ारों पैरे में बैठे रहे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक उस भरोसा, उस ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ मैं, जिसने मुझे जीवन दिया है, क्योंकि मौत तो भगवान राम को और भगवान कृष्ण को भी आई थी, वो तो भगवान थे, और कुछ गलतियाँ भगवान राम और कृष्ण से भी, हम तो इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं, गलतियाँ हमारे से भी होती हैं। आप लोग हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं, हम उनमें सुधार भी करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो हम गलतियाँ करते हैं उसका ज़रूर हमें आप सुझाव दें, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ का परिपूर्ण नहीं होता, हर इंसान में कुछ कमियाँ होती हैं। उन कमियों को सुधार के लिए आपका सहयोग हमें ज़रूर चाहिए कि आप बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स और समर्थक हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक अनुरोध ज़रूर है कि मेरी लाइव पे अगर यदि कोई भी गाली लिखता है उसे जवाब मत दो, उसे गाली मत लिखो, क्योंकि जब हम कुछ लिखेंगे तो हमारे बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, मैं बार बार कर रहा हूँ, वो देखेगी कि हमारा बच्चा, हमारा भाई इस तरह का है, तो उसके दिल में क्या लगेगा। ये वो लोग कमेंट करते हैं, मैंने पहले कहा, उनकी पहचान करो कि वो अंग्रेजियत का खून है, साफ तौर पे करिए। कमेंट जो आके गलत करते हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं उनका पुराना संबंध या तो मुगलों के खानदान से रहा है या अंग्रेज़ों के परिवारों से रहा है, और उनकी देश को आज़ाद होने में जो इतना समय लगा, तो उन खानदानों का कहीं ना कहीं इतिहास में पीछे कहीं ना कहीं जुड़ाव जरूर मिलेगा, उनकी चेक जरूर करें आप। राजेश्वर भाई, जय हिंद। राजेश्वर भाई, गुलामी की जंजीरें तो हमने और आपने बनारस में तोड़ दी थी, अब तो रन होगा, और आप लोगों के सहयोग से होगा, ऐसा नहीं है। गुलामी की जंजीरों में ना राजेश्वर भाई पहले थे, ना आज है, ना रहेंगे, क्योंकि हम तो वो हैं, इन रगों में वो खून है जो उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामियत सहन नहीं की। ये तो काले अंग्रेज हैं अपने देश के, इनकी गुलामियत हम सहन क्या करेंगे, लास्ट दम तक लड़ेंगे। ये भाई कह रहा है, एक कुछ से चीज़ें मेरे खिलाफ जो वीडियो आए थे, तो उसका मैं स्पष्टीकरण दे दूँ, अच्छा रहता है। अगर यदि आप सोचें इस तरह की वारदात कोई हो, देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ हैं, क्यों ना तेज बहादुर को आपने जेल में डाला, तेज बहादुर ऐसे प्लान कर रहा था। मैं कह रहा हूँ, ये कुछ सिद्ध पंकज शर्मा और इंदिरा सुभाष जैसे लोग कुछ पैसों के लालच में ये इस तरह की हरकतें की, इससे नुकसान हर उस जवान को हुआ है जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा था। आज इंदिरा सुभाष लिख रहे हैं अपनी पोस्ट पे कि 85% अर्धसैनिक बलों ने बीजेपी को वोट दिया। इंदिरा सुभाष, बगैर जानकारी के बोलना गलत है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 90% जवान मेरे से टच में हैं, और इस बार क्या हुआ था शायद आपको नहीं पता होगा। इस बार जितने भी फोर्सेस के अंदर वोट के लिए जो पेपर भेजा गया था, उसके अंदर 2 पेज थे। पहले क्या होता था, एक फ्रंट पेज, उसके बैक साइड होता था, जिसमें कोई भी जवान था अपना नाम लिख के और साइन करता था। आगे के समय पार्टियों के नाम होते थे, उस सिंबल को टिक करना होता था, उसको टिक करके और बैक साइड में उस पर साइन कर देता था। इस बार 2 पेज थे जिसके ऊपर आलपिन मारा हुआ था। आज सैंपल भी मेरे पास जवानों ने व्हाट्सएप भेजा है, मेरे पास रखा है, उसका भी मैं बहुत जल्द वकीलों से मिलकर उसका भी चुनाव आयोग को लिखित में दूंगा, मैं जवाब मांगूंगा ऐसा आपने क्यों किया। जवान ने पहले वाले पेपर पे टिक किया, लास्ट वाले पेपर के ऊपर उसने सिग्नेचर किया, ऊपर का पेपर बदल दिया गया, सब चेंज कर दिया गया। तो पूरी जानकारी इंदिरा सुभाष लेके बाद में बोला करो, बीजेपी के पिट्ठू मत बनो, विरोध करना सीखो, अगर दी हिम्मत है तो विरोध करना सीखो, वरना पैसे खा के मुंह बंद करके घर में बैठे रहो। मैं कह रहा था कि मेरी लड़ाई वही है, सबसे पहले देश की सुरक्षा, हर उस भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, मैं उसके साथ हूँ जो जिम्मेवारी लेगा कि हाँ मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आप सुरक्षित हो। क्योंकि आज जो बच्चा पैदा होता है वो भी टैक्स देता है, और उसे पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में पूछे कि क्या गारंटी है कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। फर्ज है, मेरा नहीं है। हर आदमी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे, सरकार से सवाल पूछे कि मुझे सुरक्षा की गारंटी दे कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं। क्या पता कि कल यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कहीं भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। संदीप पांडे भाई, जय हिंद भाई।
देश सेवा तो मोदी जी ने नौकरी से निकाल दिया, अब ये भी एक सेवा है, इसमें भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि गारंटी आज तक क्यों नहीं ले रहे, जब हर जो पता आज का गरीब से गरीब आदमी आपको पता है टैक्स देता है, और उस टैक्स से हमारी देश की सेनाओं को वेतन मिलता है, लेकिन बॉर्डर सारे खाली होते हैं। इनकी चकाचौंध जो है ना, आज एक मोदी जी हैं, आप अगर यदि सुरक्षा की गारंटी लेते हैं तो एक दिन अपने सुरक्षा गार्ड हटा के देखिए, गृह मंत्री हटा के देखिए, कोई भी मंत्री हटा के देखिए, आपको पता लग जाएगा देश की हालात क्या है। अगर यदि देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है, तो क्यों 4-4 कंपनियां गार्ड में लेके चलते हो? आप हटा दीजिए। आप अपने देश में क्या खतरा तुम्हें, अपने देश में तुम्हें क्या खतरा? अगर यदि देश ठीक ठाक चल रहा है, खतरा नहीं, क्यों इतनी गार्डें ले रखी हैं? टैक्स दे आम इंसान, ऐस करो तुम, वाह भाई तुम्हारा बड़ी अच्छी बात है। ये कौन सा तरीका है? तो इसका विरोध तो करूंगा, खुल के करूंगा, क्योंकि टैक्स मैं भी देता हूं, हर गरीब आदमी देता है, रिक्शे वाला देता है, चाय वाला देता है, हर कोई देता है, टैक्स देता है। आज जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर टैक्स लाद दिए जाते हैं, तो उसका फर्ज है कि वो पूछे। जिस दिन मेरे साथियों सवाल पूछना शुरू कर दोगे, देश की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। सबसे पहला सवाल यही है कि सरकारों ने आज तक जितनी भी सरकारें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने क्या किया हमारे लिए? आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, ना देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि अच्छे बड़े स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा सको। आप फीस देखिए, किसी की 5,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 10,000 है, और FDI आके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखे हुए पॉइंट उठाएं। और सवाल मैंने पहले भी कहा, बार बार कहूँगा कि सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं पूछा जाता है। चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे BJP की हो, सत्ता से पूछूंगा। चाहे मोदी भक्तों को मिर्ची लगे। और जो ये चैलेंज कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, बेटा इतना कमज़ोर मत समझो, एक पिस्टल और 20 गोली पास में रखता हूँ, जिस दिन दिल करे आ जाना, गुड़ शूटर रहा हुआ हूँ, ठीक है। 20 आदमी का मुकाबला करने के लिए अकेला ही तैयार हूँ, और अकेला चलता हूँ, क्योंकि झुंड में तो घोड़े और गधे चलते हैं, भेड़ें चलती है, शेर अकेला ही चलता है। तो आपकी खुली छूट है, सीधा चैलेंज है, जब दिल करे आ जाइए। चैलेंज करके कहता हूँ, और अकेला मिलूंगा, जब भी आ सकते हो आप। और दूसरा, आप अपना घर का एड्रेस दे के बुला लीजिए, मैं वहाँ आ जाऊँगा। ये भी मेरा वादा है, आपके घर के सामने आ जाता हूँ, देखता हूँ आप में कितना दम है। मैंने कहा था ना, एक और फिर बार बार कमेंट कर रहे अंग्रेजों की औलाद हैं। चलो इस पे अभी हम जस्ट आगे की हमारी रणनीति क्या है। पहले तो आप सभी के माध्यम से 800 भाई जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि बार बार इसे शेयर जरूर करते रहें, कि जितना भी विपक्ष है, तुम्हें लगता है, सच में लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, EVM में हेराफेरी हुई है, तो आप आज से प्रतिज्ञा लीजिए पूरे विपक्ष को कि हम संसद में नहीं जाएंगे। जितने भी सांसद जीते, हम शपथ लेने नहीं जाएंगे। करिए विरोध आप। अगर यदि आप विरोध नहीं करते हो तो इसका मतलब आप मिले हुए हो। साफ जाहिर है कि आप सब लोग मिले हुए हो, इसमें कोई वो नहीं है। आप दाल दो, पात वो चीज़ें हैं। नहीं तो आप विरोध करिए, खुल के करिए, हम तो करेंगे। हम अब आप लोगों का करेंगे, सरेआम करेंगे कि आप मत जाइए संसद के अंदर, विरोध करिए कि हम संसद में नहीं जाएंगे, ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है, EVM में हेराफेरी हुई है। क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और बार बार मोदी जी को चैलेंज करूंगा, और सीधे कहूंगा, मीडिया मुझे दिखाए ना दिखाए, कोई लेना देना, मेरा सोशल मीडिया है, मेरे अपने देश के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, वो तो मुझे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं, हाँ ये भाई कह रहे हैं वामसेब से जुड़ो सर। देखो हम तो सबसे जुड़े हुए हैं भैया, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हर उस देशवासी से जुड़े हुए हैं। एक भाई कह रहे हैं कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी पता नहीं। अरे भाई मैं कोई राजनेता नहीं हूँ ना, भाषण तो राजनेता देते हैं, मैं राजनेता थोड़ा ना हूँ। मैं सच बोलता हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हें भाषण सुनने तो मोदी जी की सुन लो, बहुत पे करते हैं, 15 लाख दे देंगे, कभी 600 करोड़ देश की बता देते हैं, उनसे भाषण सुन लो ना। कमेंट में लिख रहे बोलना कुछ आता नहीं है, बोलने चले हो। तो आपको बोलना आता है तो आप बोल लीजिए, आपको मना किसने। लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बोल लो, क्योंकि आप तो जो है कि सिर्फ जो है इनकी चाटुकारिता कर सकते हो।
आपके पूर्वजों ने यही किया। सौरभ यादव, सौरभ हीरो मुझे नहीं बनना, आप बन लीजिए, हीरो बनने की बात नहीं है, जो सच है वो बोलूंगा। आप में ताकत है तो आप भी आ जाइए। इस लड़ाई में लड़ने के लिए अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है पहले, आप याद रखिए। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लड़ रहा हूँ। जिसको अपना घर, बीवी, बच्ची, परिवार जो है पालना है, पैसे कमाने हैं, वो मत आइए। लेकिन ये निश्चित है कि मेरे साथ आने से पहले अपना सोच के आइए कि सब कुछ बर्बाद करना पड़ता है, सब कुछ अपना दांव पे लगाना पड़ता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और वही लड़ सकता है। ये जाहिर सी बात है। भगत सिंह जैसे 23 साल की उम्र के अंदर फांसी चढ़ गए थे इस देश के लिए, लेकिन मिला क्या? आप ये सोचो आपको कुछ मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। भगत सिंह 23 साल की फांसी चढ़ गए थे, आज तक तुम हराम खोरो जो ये लिखने वाले हैं, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो तुम्हारे मोदी जी से शहीद का दर्जा दिला दीजिए ना, उसे गिरा के दिखा दीजिए। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो मोदी जी से राम मंदिर बनवा दीजिए। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो मोदी जी से 370 हटवा दीजिए ना। अगर दी है तो बोलिए, इस पे जवाब दीजिए ना। 370 और राम मंदिर, अगर दी वाकई में मोदी जी हैं, कहते मैं हिंदुओं का नेता हूं, हिंदू हूं, तो मोदी जी 5 साल पहले दिया, 5 साल जनता ने दिया है आपको, बेईमानी से दिया है। वो तो मैं कह रहा हूं बेईमानी से लिया है आपने। आप बना के दिखा दीजिए, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो राम मंदिर। और मोदी जी जिस जवानों के नाम पे वोट मांगते, तेरी 7 पीढ़ी में कोई अगर दी जवान रहा हो तो एक का नाम बता दीजिए। कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है, जरूरी है। हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, वो फेसबुक पर ही लिख सकते हैं, बाकी उनकी इतनी औकात नहीं कि सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीडिया की हालत आप सब जान रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फेसबुक तो मीडिया तो कोई सुनेगा नहीं, ना ही हमें जरूरत है। हमारे अपने देश के लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो हमने क्या जरूरत है, सहयोग कर रहे हैं। मैं बार बार आपका धन्यवाद देता हूं सभी का, और ख़ासकर अंग्रेज़ों की औलाद का बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझ तरह की मुझे एनर्जी देते हो, जो अंग्रेज़ की औलाद हैं, उनको और धन्यवाद देता हूं। मेरे आके पोस्ट करते हो बहुत बहुत, ताकि तुम्हें सारा देश देख रहा है और पता लग रहा है कि तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी माँ बहन बेटी भी तुम्हें देखती हैं कि तुम किस टाइप के इंसान हो। इसको दिल्ली आईए चुनाव आयोग के समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई पिंकू भाई साहब, आपकी बात सही है। मैं और आप धरना दे के क्या होगा? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ विपक्षियों से कि कहाँ सो रहे हो आप, क्यों नहीं आ रहे आप? इसका मतलब क्या है? अब भाई साहब पूछ रहे हैं अखिलेश के बारे में बताओ। बिल्कुल साफ तौर पे बता देता हूँ मैं आज आपको। बहुत से लोगों ने सवाल भी किया था कि पहले आप निर्दलीय थे, फिर आप बाद में पार्टी से जुड़े। मेरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात हुई, तमाम और भी नेताओं से मेरी बातें चली, कांग्रेस के नेताओं से भी चली, बीजेपी के नेताओं से भी चली, अपने हरियाणा के जो पार्टी के छोटे थे, तकरीबन हिंदुस्तान की सभी तमाम पार्टियों के नेताओं से मेरी बातचीत हुई। जब मैंने फॉर्म भरा तो सारी पार्टियों को चिट्ठियां लिखी थी कि आप कहते हो कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो एक जवान जो आपके साथ चुनाव लड़ रहा है, आप आइए सहयोग कीजिए। तो कुछ पार्टियां का जवाब भी आया कि ठीक है हम आपका समर्थन करें। जब मुझे अखिलेश जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़िए, तो मुद्दों की बात यह है, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच है ये। उन्होंने कहा अगर दी हम सरकार में आते हैं तो जो आपका मुद्दा है पैरामिलिट्री का, शहीद का दर्जा, आप बेशक किसी भी मंच से आप वायदा कर दीजिए हम देंगे। जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए जो है देने का वो कह रहे हैं कि हम देंगे। उन्होंने यही कहा कि वादा वही कीजिए जो हम कर सकते हैं, झूठ मत बोलिए। जैसे कि पेंशन का मुद्दा है, पेंशन 2004 से आज हो गया 2019, कितने वर्ष हो गए, कितना बड़ा बजट है। तो शायद मैं आज सच बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए पेंशन दोबारा लागू नहीं कर सकती। हम चिल्लाते रहें वो बात अलग है, लेकिन पेंशन लागू नहीं कर सकती। हाँ, इसमें उन्होंने कहा जितना हो सकता है कि इसके अंदर सुधार किया जा सकता है। उन्होंने मेरे से वायदे किए। जो आदमी वायदे कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस इंसान के साथ जुड़ूं और सच का मैं भी साथ दूं। और ये साफ है कि आज मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और समाजवादी पार्टी के लिए ही कार्य करता रहूँगा।
मुझे जब तक लगेगा कि पार्टी सही है मैं करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है देश की सुरक्षा। और उन्होंने खुद इस चीज़ को माना कि वाकई में ही देश के जो जवान हैं उनके परिवारों के लिए सोचना चाहिए। अगर दी हुआ तो हम ज़रूर इसके बारे में सोचें, वरना आज तक इतिहास में इतने बड़े स्टेज से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंदिरा सुभाष से खासकर उसको पहुँचाए। आज तक इतने बड़े स्टेज से आप खूब बीजेपी के सपोर्टर बन रहे हो, किसी मंत्री से बुलवा दीजिए। और हमारे स्टेज से खुद मैंने बड़े बड़े स्टेजों से रैलियों के अंदर ये स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर दी हमारी सरकार आती है तो जवानों को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। मैंने खुद अपने मुंह से सवाल उठाए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जवानों के लिए गर्व की बात है कि हमें इतना बड़ा स्टेज मिला और हम ये सवाल उठा पाए, वरना आज तक तो कोई उठा भी नहीं पाया था ये सवाल। और जाहिर सी बात है, जब ये सवाल उठेंगे तो अगले चुनाव में और ज़्यादा होंगे, तो सरकार जब सवाल आप पूछोगे तो सरकार उस पर ध्यान भी देगी। ऐसा नहीं है जैसे कि पहले मामला आपने देखा था। जितने पैरामिलिट्री के मेरे जवान जुड़े हैं, साथी भाई जुड़े, उनको पता होगा कि पहले क्या हालत थी। रोटी और कपड़े 2 चीज़ की मेरी लड़ाई थी, और उसके अंदर मैं लड़ाई लड़ते लड़ते कामयाब हुआ। आज हर जवान को कपड़े का 10,000 रुपया सालाना और अच्छे से 2 वक्त का खाना मिलता है। ये कोई झूठ नहीं है। आपके परिवार में, रिश्तेदार में, घर में कोई भी जवानों को उससे पूछ लीजिए, वो ज़रूर बताएगा आपको। तो मैं कहता हूँ, जब हम लड़ेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो लड़ना बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना। जब सवाल पूछेंगे ही नहीं तो जवाब कौन देगा? तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो सवाल पूछे। राजेश्वर भाई बड़े क्रांतिकारी हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। बनारस में काफ़ी हमारे साथ थे। सुजय मंडल भाई बंगाल से, भाई मंडल भाई धन्यवाद, ये भी अपने जवानों के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश से इनसे भी कुछ लोगों ने धोखा दिया। जय हिंद भाई, जय हिंद सुजय भाई। योगेश मिश्रा, हाँ ये योगेश मिश्रा पूछ रहे हैं, बिल्कुल शहीद का दर्जे के बेनिफिट के लिए ही तो मैं लड़ रहा हूँ। शहीद का दर्जा का मतलब उसके बेनिफिट, पैरामिलिट्री उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी ने इसके लिए हाँ कहा है, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और जैसे जवानों के परिवारों के बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, जैसे जवान हमारे मारे जाते हैं तो शहीद कहते हैं। शहीद कह के उनका अपमान है, क्योंकि जिसको शहीद का दर्जा ही नहीं उसको शहीद बोल के हम अपमान क्यों करें? तो उसकी भी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है कि इन पे चर्चा नहीं हुई। क्योंकि मैं इसलिए बोल देता हूँ कि मैं राजनीति के बारे में इतना जानता नहीं हूँ। फौजी आदमियों कहते हैं ना, वो कहावत ये सच हुई। एक फिल्म में जो चल रहा था कि फौजी आप चुनाव तो जीत जाओगे, नेता बन जाओगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो वही बीजेपी के अंदर है। बीजेपी वाला कमीनापन मुझ में नहीं है, क्योंकि कमीनेपन से इन्होंने पर्चा निरस्त करवाया। अगर दी ईमानदारी से होते तो आज मोदी जी 2.5 लाख वोटों से बनारस पे समेट के दिखाता। ये तेज बहादुर यादव चैलेंज है, अभी भी चैलेंज है मोदी जी। आपको सीधा सीधा चैलेंज के तौर पे कहता हूँ कि आपकी माँ ने दूध पिलाया तो आइए सामने चुनाव लड़के देखिए। पीठ में छुरा घोंपते तो अंग्रेज भी घोंपते थे, वही नीयत से बाहर आइए आप और सोचिए। आपको सिर्फ सत्ता का लालच है, देश से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आगे क्या होगा हम आपको फेसबुक पे बताते रहेंगे। कल आपको शायद एक नया न्यूज़ मिलेगा, मैं पहले तो नहीं बता पाऊँगा आपको, आपके अच्छे के लिए। और बहुत जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी उसी चीज़ को लेकर आपने साफ तौर पे देख लिया होगा। इतने बेवकूफ़ आदमी है, कमेंट करने से पहले न्यूज़ देख लो। वो तो मैंने नहीं बनाई, एबीपी न्यूज़ जो स्टिंग हुआ उसको आप खुद देख लो और देख के आप आइडिया लगा सकते हो। अरे मैं कहता हूँ हार जीत छोड़िए, लोकतंत्र है, अधिकार है, आप लड़ने देते, पता लग जाता आपको आपकी औकात क्या है और मेरी क्या है। नहीं भाई साहब, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ। कह रहे नफरत करता था, नफरत किसी से नहीं करना। लड़ाई मुद्दों की है, किसी से नफरत नहीं करना। अपने देश के लोग हैं, एक परिवार का आदमी, किसी पार्टी में विचार अलग, एक भाई के विचार अलग होते हैं, एक भाई के विचार। ये लड़ाई विचारों की है कि हमने तोड़ने की राजनीति नहीं करनी, हमें लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह भाई दिल्ली कल आ रहे हैं, दिल्ली भाई कल आएंगे सुबह। ठीक है, चलो सभी के कमेंट पढ़ लेते हैं भाइयों के। हाँ महावीर तिवारी, तू पनीर खा ले मोदी जी के घर में जाके।
जी जी। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल, ये हिंदुत्व के ऊपर बात आ रही है। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ कि कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू राष्ट्र। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना ज़्यादा इस चीज़ों का जानकार हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन नेपाल के लोग हमारे हिंदुस्तान में चौकीदारी के लिए आते हैं, हज़ार हज़ार रुपये में काम करने के लिए आते हैं। उस हिंदू राष्ट्र का फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट नहीं होता तो आज हिंदुस्तान के बराबर खड़ा होता। अगर ऐसे ही भारत को तुम चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बना दें तो बहुत जल्दी पाकिस्तान बन जाएगा। ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जाति और धर्म पे लड़के देश को, क्योंकि यही तो अंग्रेजों की चाल थी डिवाइड एंड रूल की, और वही डिवाइड एंड रूल पे हम चल रहे हैं। हर धर्म में, हर जाति में अच्छे और ख़राब लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू में ख़राब नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम में ख़राब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म खराब है। मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे ना लगे। हर ऐसे ही जातियों में जैसे कह देते हैं कि हर ब्राह्मण खराब नहीं है, हर यादव खराब नहीं है, हर चमार खराब नहीं है, हर ठाकुर खराब नहीं है। तो हर जाति के अंदर अच्छे और खराब लोग, एक परिवार के अंदर 4-5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई, एक भाई अच्छा होता है, एक खराब होता है। तो ये कुदरत की देन है, उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। खराब है उसे हमें सुधारना पड़ेगा। ये हमारा फर्ज है कि उसको समझा के किसी भी तरीके से उसे सुधारना हमारा फर्ज है। ऐसा नहीं है कि एक जाति खराब है, एक धर्म खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी नहीं लगा कि हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं, हर जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कट्टरता जो है यही देश के लिए नुकसानदायक है। और मुझे बीजेपी से यही एलर्जी यही है कि उसने जाति और धर्म पे लोगों को बांटा है। क्यों? ऐसा क्यों? आरएसएस के सारे दामाद मुस्लिम हैं और नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाते हो आप लोग। इनके सारों के दामाद मुस्लिम हैं। अरे बेटी से बड़ा तो दान नहीं होता हिंदू धर्म के अंदर। मैं जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा बेटी का पुण्य होता है। तुम बेटी मुसलमानों को दान दे के और हमें हिंदू मुस्लिम लड़ाते हो बेशर्मों। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी देश को, खासकर युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा है उनको समझनी पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग जो थे वो भोले लोग थे। हमारे देश के अंदर क्या है, आज भी सच है, ये सच्चाई कोई जुटला नहीं सकता। हमारे देश के लोग आज भी भोले और शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। देश के लोग खराब नहीं हैं, लेकिन सिर्फ 20% बेईमान लोगों ने इस देश को गिरा कर दिया है। किसान जो अनाज पैदा करता है उसके घर पे आप चले जाइए, अगर उसके पास 2 रोटी है तो अगर मांगने वाला चला गया तो उसे 1 रोटी जरूर देगा। किसी व्यापारी के घर आप जाके देख लीजिए, घर में 4 रोटी होगी, कुत्ते को दे देगा लेकिन इंसान को नहीं देगा। यही फर्क है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उस रोटी को वो व्यापार से तोड़ता है, इंसानियत से नहीं तोड़ता। क्योंकि उनकी इंसानियत सिर्फ व्यापार है, जो इंसानियत नहीं है उनका हर चीज़ में उन्हें अपना व्यापार दिखाई देता है। और यही रणनीति बीजेपी की है कि उनको हर चीज़ में सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, ना देश दिखाई देता है, ना युवा दिखाई देता है, ना किसान दिखाई देता है, ना मजदूर दिखाई देता है, ना जवान दिखाई देता है। उसे दिखता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी। देश की क्या हालत है उसे ये नहीं दिखता है। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अगर भी कुछ गलत हुआ तो उसके माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप मेरा सहयोग करते रहें और वीडियो को शेयर करें। लेकिन ये ज़रूर है कि जब तक सांस है, पहली लड़ाई मेरे साथी जवानों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए होगी, उसके बाद किसान मजदूर की। क्योंकि जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जब हमारा सैनिक सुरक्षित है तभी मैं सुरक्षित हूँ, आप सुरक्षित हो। क्योंकि दुर्भाग्य है देश का कि 997 जवान पिछले 5 साल में सुसाइड कर रहा हूँ। कि मैं चाहूँगा बीजेपी सरकार से भी मैं कहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि ये रेस्क्यू आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक दिन विद्रोह की सिचुएशन आ जाए। इस प्रकार से जवानों को ना दबाया जाए, इस प्रकार उनको ना वो किया जाए कि वो बेचारा आत्महत्या कर ले। इसको रोका जाए। मेरी लड़ाई इन्हीं चीज़ों पे पहले भी थी और आज भी है। सबसे पहली लड़ाई देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा में जहाँ जहाँ चूक होगी मैं आपको पीछे पड़ूंगा, चाहे सत्ता में कोई भी। क्योंकि सुरक्षा से बड़ी सी सुरक्षा के बाद